नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे सपा की नई स्कीम, आजम की जगह नसीम। रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में खासा दखल है। उन्हें आजम खान के कद का नेता माना जा रहा है और इसकी वजह बसपा सरकार में उनकी अहम भूमिका रहना भी है। मायावती ने सिद्दीकी को 1 दर्जन से अधिक बड़े विभाग सौंपे थे, जिसके बाद उन्हें मिनी मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था। विधानसभा में भी नसीमुद्दीन सत्र के दौरान आजम खान पर अधिक हमलावर रहते थे, जिसकी वजह मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में रखना था। साल 2012 के बाद नसीमुद्दीन ने बसपा छोड़ने पर मायावती के साथ अपनी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कर दिया, जिससे उनके लिए बसपा का दरवाजा बंद हो गया। बसपा से रुखसती पर पहले तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी फ्लॉप हो गई तो कांग्रेस में चले गए। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी में वापसी की जुगत में थे। उन्होंने बसपा में अपने पुराने साथियों के जरिए आलाकमान से संपर्क साधा था। मायावती की प्रशंसा में बयान भी दिए थे, लेकिन मायावती ने उनकी वापसी को हरी झंडी नहीं दी, तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से भी संपर्क साधा। वहां भी बात नहीं बनी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी रविवार को अपने समर्थकों समेत सपा में शामिल हो गए। उनके साथ पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान और फूल बाबू ने भी सपा का दामन थाम लिया है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि फूल बाबू के आने से बहुतों के फूल मुरझा गए हैं, जिस पर तंज कसते हुए भाजपा ने कहा कि नसीमुद्दीन को लेकर सपा आजम खान से छुटकारा पाना चाहती है। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से सपा में आजम खान मुरझा जाएंगे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी से सपा को क्या चुनावी फायदा होगा? इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। मैं सबसे पहले बहुत पुराने नेता, अनुभवी, कई सरकार चलाने का जिनके पास अनुभव है और लगातार जोड़ने का जो उनका एक्सपीरियंस है, भाईचारा और बहुजन समाज को साथ लाने का जो उनके अंदर हुनर है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, यहाँ पर बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर दानिश खान साहब, श्रीमती रंजना पाल जी और बड़ी संख्या में सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। लालू यादव जी इतने दिन जेल में रहे, तो आज हमारे बड़े भाई अगर आजम खान साहब जेल में हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक सरकार नहीं बनती तब लड़ेंगे, सरकार बनने के बाद सरकार से और कोर्ट से उनकी मदद कराएंगे। कहीं ना कहीं जो जगह खाली थी मुस्लिम चेहरे को लेकर आप उसको भरने का काम करेंगे? ना तो वो जगह खाली हुई है, आजम खान साहब वहीं पर हैं। जेल जाने का मतलब ये नहीं कि खाली हुई है। दूसरी चीज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वह हैसियत नहीं कि आजम खान साहब की जगह ले ले। कितने लोग वो आजम खान है। नसीमुद्दीन, और मैं दिल से बात कर रहा हूँ, आजम खान साहब मुझसे 12-14 साल उम्र में बड़े, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे पहले MLA बने, मुझसे पहले मिनिस्टर बने, उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। कहाँ मेरी बराबरी कर रहे हैं उनसे? भाई मेरे बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। कल 15 फरवरी को जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। यकीनन वो एक कद्दावर नेता हैं और उनका अनुभव बहुत है, वो समाजवादी पार्टी के काम आएगा। लेकिन ये कहना कि वो आजम खान की जगह आए हैं या कुछ और, ये शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि कल उन्होंने खुद कहा है कि आजम खान हमारे नेता हैं, हमारे नेता रहेंगे और हमेशा हम उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह की कयासबाजी लगाना गलत है। नसीमुद्दीन साहब एक बड़े नेता हैं और वो समाजवादी पार्टी को मदद करने के लिए आए हैं। और पूर्व मंत्री को ज्वाइन कराया, वो एक बड़ा एजेंडा बनाने की कोशिश, मुसलमान के करने की कोशिश लगे। सब दगी कारतूस है, उससे क्या समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा? जहाँ तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की समाजवादी पार्टी में एंट्री का सवाल है, बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी आजम खान साहब का विकल्प तलाशने में लगी हुई है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में
पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय एक तरीके से समाजवादी पार्टी का विपक्ष का, तो विपक्ष आज पूर्ण रूप से बौखलाया हुआ है और विपक्ष में फूट पड़ी नजर आ रही है कि किस प्रकार से नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी में शामिल थे और कांग्रेस पार्टी का एक नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होता है, तो आखिर ये कैसा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक गठबंधन है कि एक दूसरे पार्टी में शामिल होना पड़ रहा है। और जहां तक विषय एक तरीके से अखिलेश यादव जी का, तो अखिलेश यादव जी पूर्ण रूप से घबराए हुए हैं। और जहां तक पर्टिकुलरली अगर बात कर ली जाए विपक्ष की और विपक्ष की जीत की, विपक्ष की हार की, तो स्पष्ट है विपक्ष पूर्ण रूप से हार रहा है। ये जनता में स्पष्ट हो चुका है, जनता ने स्पष्ट कर दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी में लाना क्या वाकई ये फायदे का सौदा हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए? क्या वाकई आजम खान का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी? हालांकि वो खुद कह रहे हैं और अखिलेश यादव भी जानते हैं कि वो मंजे हुए राजनेता हैं। बीएसपी में लगभग आधा दर्जन के करीब विभाग उनके पास रहे। मिनी सीएम उन्हें कहा जाने लगा था, लेकिन जब उन्होंने ऑडियो लीक की तो उसके बाद खुद उन्होंने कोशिश की कि वो बसपा में जा पाए, लेकिन मायावती जी ने दरवाजे बंद कर लिए। दूसरे दलों में भी कोशिश की, लेकिन वहां उनकी दाल नहीं गली। समाजवादी पार्टी में इस वक्त उन्हें जिस कद का नेता माना जा रहा है, क्या उस कद के साथ जो उम्मीदें नेताओं ने लगा ली हैं वो निभा पाएंगे? और फिर आजम खान को लेकर तो आपको पता ही है, उनको रिसीव नहीं करने जाना जब वो जेल से वापस आए थे, कई सारी ऐसी चीज़ें निकली थी जिसको लेकर ये बातें कही जाने लगी थी कि क्या अखिलेश यादव दूरी बना रहे हैं उनसे, तमाम सारी चीज़ें हैं। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। तो ये अखिलेश की नई स्कीम नसीम कितने काम के हैं उनके लिए, ये हालांकि समय के साथ पता चलेगा। मेहमान जुड़ गए हैं, आइए आपका परिचय करा देती हूँ। दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। विवेक पांडे जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक जी आपका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। दीपक जी, वो तो कह रहे हैं कि नसीम साहब खुद बोले कि आजम साहब जैसा कद उनका है नहीं, वो बहुत सीनियर है उनसे, लेकिन क्यों आखिर ऐसे लग रहा है? और उनको तो ये भी कहा गया कि यूज्ड बुलेट कारतूस केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी। तो इतने बड़े नेता जो बसपा में भी रहे और जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा है, जो अभी भी एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, तो उनमें कोई दम ही नहीं दिख रहा। आप लोगों को ऐसा लगता है, क्यों? ऐसा ना हो कि आप उनको हल्के में ले रहे हो और बात कुछ और हो जाए। तो पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेती, बात को स्पष्ट रखना। राजनीतिक गलियारों में कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति हल्का नहीं, इस पार्टी को पार्टी भी सुचारू रूप से उसको दावेदारी के साथ साथ करने का काम करती है, अपने संगठन के स्ट्रक्चर के साथ मजबूत। रही बात जिस बात की आपने बात की, सवाल मैंने अभी आपकी रिपोर्ट में ही सुना था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कांग्रेस से यहाँ आए हैं, वो और दलों के पास भी गए थे, बसपा से छोड़ के आए और दलों से भी उन्होंने संपर्क साधा, यानी चंद्रशेखर जी की पार्टी से भी संपर्क साधा। तो आप समझ सकते हैं तो ऐसी पार्टियां उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनमें क्या वजूद रह गया होगा? क्या उनकी हैसियत अब उत्तर प्रदेश में रह गई होगी? ये तो इसी से साबित होता है कि सारी पार्टियों का दरवाजा खटखटाने के बाद तो वह उनकी हुई पार्टी है जो उत्तर प्रदेश से खत्म होने वाली पार्टी है, उस पार्टी का सारा दामन थमा है। और दूसरी बात जो आपने कही आजम खान साहब पर, देखिए लगातार चर्चा गलियारों में भी है, हम सबको भी मीडिया के माध्यम से आजम खान साहब लगातार समाजवादी पार्टी पर भी चर्चा कर रहे हैं। एक बात मेरे ध्यान में आ रही पारुल जी, वो जरूर जोड़ रहे, जब कांग्रेस का गठबंधन सपाते हैं तो फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कांग्रेस से छोड़ करके सपा में आ जाते हैं। वहीं आजम खान साहब सवाल खड़ा करते हैं, जो गठबंधन है उस गठबंधन में किसी मुस्लिम को कोई मंच क्यों नहीं मिला है? उनको वोट का अधिकार दिखा। जब आजम खान साहब जेल में रहते हैं तो कोई व्यक्ति उससे मिलने नहीं जाता है। तो ये सारे तर्क सामने आते हैं और किसी दूसरे मुस्लिम चेहरे को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने का काम करती है और बड़े उसके साथ अपने एक्स पर पोस्ट करना, अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट देना, ये कहीं ना कहीं तय करता है कि आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी एक नए चेहरे के रूप में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को करना चाहती है, मगर कहीं कोई ऐसा नहीं है। ये जनता है,
ये किसी चेहरे पर नहीं, ये जनता विकास पर है, ये जनता योजनाओं पर है, जो लगातार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और वो जनता जो मूलभूत सुविधाओं के साथ है। जो गरीब कल्याण की योजना है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा लगातार उस मूलभूत सुविधाओं के साथ है। ये सब परिणाम 2022 में भी हमने मिलेगा और ये सब सारी चीजें सरकार के सामने आएंगी। जनता इन सब बातों को जानती है। विवेक जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का आना कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक के लिए दरवाजा खुल जाना, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन धर्म में आप उन्हें तोड़ रहे हैं, वो आपको तोड़ेंगे, तो ये कैसे आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं आप लोग? उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आजम साहब रहे आपकी पार्टी में, आप लोगों ने उनको कितना सपोर्ट किया है, ये सारी चीजें इसको लेकर चर्चाएं रही हैं। और अगर ऐसा है तो आपकी पार्टी में आप लोग मुस्लिमों को इतना अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अब तक किसी बड़े नेता को बड़ा कोई पद आपकी पार्टी में संगठन पर क्यों नहीं मिला? पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विषय को आज उठाया है। मुझे लग रहा है मेरी आवाज इको कर रही है, एक बार चेक कराइएगा टेक्निकली, क्योंकि दीपक जी की आवाज बहुत इको कर रही थी। आपकी आवाज सही आ रही है हमारे पास। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा कि देखिए, आज हम पे सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनका खुद का इतिहास गठबंधन की राजनीति हो, चाहे पलायनवादी राजनीति की बात करिए, चाहे अपने पार्टी के नेताओं को क्या कहते हैं वनवास में भेजने की बात हो, उससे पूरी तरह से घृणित और काला है। हमने अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को ज्वाइन करवाया, या नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर आज हमारी पार्टी में आए हैं, तो इसका सबसे बड़ा कष्ट उन लोगों को है जो कभी मुस्लिमों को मुख्य धारा का नेतृत्व देते ही नहीं, ना टिकट देते हैं, न लोकसभा में, न विधायकी में, न अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं। एक मुस्लिम चेहरा रखना इनकी मजबूरी मात्र है। आप अगर पूर्व इतिहास उठा करके देखेंगी समाजवादी पार्टी का, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर जी, आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज, दद्दू प्रसाद जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद और फुल बाबू। अब सबसे बड़ी बात यह है, सामाजिक न्याय और बहुजन समाज की राजनीति जिन्होंने बसपा के एक मजबूत कद और मजबूत स्तंभ को आगे बढ़ाने का काम किया, वो सारे नेता भाजपा में भी जा सकते थे, लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने भाजपा की राह को नहीं चुना? नसीमुद्दीन सिद्दीकी इज आल्सो अ पिलर, जो आप कह रहे हैं मजबूत स्तंभ, इसे आप मान रहे हैं? बिग पिलर, ही वाज डेफिनेटली अ बिग पिलर। आपको याद होगा मायावती जी के शासनकाल में उनको सेकंड सीएम कहा जाता था, और यही बीजेपी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के चरित्र का हनन करने के लिए कितने हद तक, किस हद तक उनको आरोपित करने लगी बाद में, ये भी याद रखने वाली बात है। आज सवाल ये उठना चाहिए कि जो भाजपा आज नैतिक चरित्र की और नैतिकता की बात कर रही है, लाल कृष्ण आडवाणी जी के वनवास पे 2 शब्द बोल देती, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के 2 शब्द बोल देती उनके लिए, साध्वी रितंबरा जी के लिए बोल देती, साध्वी प्राची के लिए बोल देती, उनके लिए बोल देती, जो लोग इनके एक बड़े आंदोलन का कभी हिस्सा थे, लेकिन आज उनकी ना चर्चा होती है ना व्याख्या होती है। सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा आज मुस्लिमों को लेकर संशय में है। मुस्लिमों के आज इन्होंने आजम खान जी की बात की, बताइए 100 से अधिक मुकदमे, फर्जी मुकदमे, माफ कीजिएगा, 100 से अधिक फर्जी मुकदमे किसकी सरकार में ला देगा उनके ऊपर? अगर आजम खान जी से इतना प्रेम था तो 100 से अधिक फर्जी मुकदमे क्यों ला दे? इसका जवाब ले लीजिए ना। वास्तविकता यह है कि भाजपा को अपनी विदाई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की धुरी केंद्रित हो चुकी है योगी आदित्यनाथ और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, इन दोनों के बीच का जो विवाद है, उसका खामियाजा आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। और अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, देखिए पारुल जी, इस बात को आपको भी बढ़ाना पड़ेगा आगे। इन्होंने अभी कहा कि प्रदेश की जनता विकास के मार्ग पे विकास को देखती है। इनका विकास अभी महोबा में एक जल जीवन मिशन के तहत कल 65 लाख की बड़ी टंकी है, टेस्टिंग में ही अगले दिन दरक गई, पानी लीक हो रहा है। तो इस तरह का तो विकास है इनका। तो विकास की बात भाजपा ना करे, जनता जानती है, बखूबी जानती है। समाजवादी पार्टी की योजनाओं के नाम पे समय काट रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री, इनकी पूरे संगठन की राजनीति हिंदू वर्सेस मुस्लिम की दूरी पे केंद्रित है। कुछ चीजें मेरी रिसर्च में भी सामने आई थी, पब्लिक डोमेन में है, मेरा अपना खुद का कोई डेटा नहीं है, और इसको लेकर अगर कुछ करेक्शन हो तो विवेक जी आप भी कह दीजिएगा, और दीपक जी आप भी थोड़ा नोटिस कीजिएगा। ये जब बीएसपी का कार्यकाल रहा था और उसके बाद विपक्ष में जब समाजवादी पार्टी थी, चीनी मिल घोटाले को लेकर नसीमुद्दीन जी पर कौड़ियों के दाम सरकारी चीनी मिल बेचने के आरोप आप लोगों ने लगाए थे। उसके बाद
स्मारक घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगाए थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में समाजवादी पार्टी ने इन्हीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर आरोप लगाए थे। बिल्कुल। और थोड़ा सा और लिस्ट थोड़ी और एक बार सुन लीजिए। असली मुस्लिम नेता नहीं बल्कि मायावती के दरबारी, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाइट्स दी थी। और उसके अलावा जब ये दयाशंकर जी वाला मामला था उस वक्त भी नसीमुद्दीन साहब को लेकर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां कही गई थी। अब ये आपकी पार्टी के बिग पिलर हैं। अब मैं अपनी बात रख दूं, अगर आपकी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखिए, 3 बातें आपने कही। सबसे पहली बात मैं कह दूं कि एक तो दयाशंकर सिंह वाली बात, दयाशंकर सिंह वाली बात में उसका जवाब तो सीधे भाजपा से लेना चाहिए, क्योंकि उस विवाद को तूल देने का काम भाजपा ने किया था। दूसरी बात जो आपने कही, आरोप लगाने की बात, बिल्कुल जायज बात है। भाजपा की लगातार डबल इंजन की सरकार रिपीट टू रिपीट कर रही है। अरे कहां जा और रहे हैं 10 सर? साल के रुकिए, आप लोगों ने आरोप नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर लगाए थे, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? हाँ, मैं आ रहा हूँ, आने तो दीजिए। ये बीएसपी की सरकार पर समाजवादी पार्टी, विपक्ष वाली पार्टी आरोप लगा रही थी। कहां जा रहे हैं आप? हाँ, तो इसी का जवाब ले तो लीजिए। जवाब तो लीजिए। वही मैंने कहा, रेल चेंज हो गई, शायद पटरी चेंज हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम ट्रैक पे हूँ, मैं आपको वही ला रहा हूँ। लगातार नसीमुद्दीन सिद्दीकी पे जो आरोप लगे, उन आरोपों को 10 साल के कार्यकाल की भाजपा सरकार ने जब क्लीन चिट दिए ना, तब जाकर के आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के लिए दरवाजे खुले। अब 10 साल में इन्होंने क्या जांच करी? जो आरोप हमने लगाए थे वो तो ये बताएंगे ना। ईडी, सीबीआई सब तो इनके पास है। मतलब ये भी उसी वॉशिंग मशीन में धुल के आपके पास आ गए? अब ये तो ये जाने, आरोप तो सभी नेताओं पर लगते हैं, और उन्हीं नेताओं को अगर वो बीजेपी में चले जाते तो आप कहते हैं वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट। अब ये भी धुल के आए आपके पास। मैंने आपको बसपा के बड़े कद्दावर नेताओं के नाम बताए। कोई एक भी बीजेपी में जाने का न कभी इच्छुक रहा, न कभी किसी ने प्रयास किया। मतलब ये मान लें कि आप लोग जो भी आरोप लगाते हैं बगैर तथ्य निराधार होते हैं, क्योंकि ये भी फिर उन्हीं कैटेगरी में होंगे। आप कह रहे हैं आप तो वो पाक साफ हो गए क्योंकि उसमें कोई कुछ तो निकला नहीं, मतलब आपके आरोप झूठे होते हैं। तो इस बात को आप आगे बढ़ाइए ना कि हेमंत बिश्वा शर्मा से लेकर के शरद पवार से अजीत पवार से लेकर के जितने भी वॉशिंग मशीन की जो आपने बात की, जिनके आरोप भी अभी तक साबित नहीं हुए या जिनकी जांच अभी प्रचलित है, वो आज भाजपा के बड़े हिस्सेदार बन के बैठे हैं ना। अब भाजपा ने उनसे क्या लिया है, क्या बेनिफिट दिया है, वो तो भाजपा जाने। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी पे मुझे लगता है कि अगर कोई आरोप होता तो वो साबित हो चुका होता, लेकिन भाजपा साबित तो नहीं कर पाई। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप, महिलाओं के साथ अपमान करने का आरोप, और इसको लेकर अब आप ये बात कह रहे हैं। देखिए, कल सही है, राजनेताओं के पास बड़ी अच्छी वॉशिंग मशीन होती है। इस बात को आने दीजिएगा। कल जिस तरह से हमारी पार्टी के विपक्ष दल, हमारे दल के नेता माता प्रसाद जी के धर्मपत्नी के लिए जिस तरह के शब्द का संबोधन वर्तमान मुख्यमंत्री भाजपा ने किया, पूर्व में जिस प्रकार की बातें महिलाओं के लिए इनके नेताओं ने की, माफ कीजिएगा, महिला सम्मान की बात भाजपा को बिठा के मंच पे मत करिए। तो एक ही थाली के डैश डैश डैश। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं की खरीद फरोख्त की बात करने से लेकर के जिस प्रकार की स्थिति खींच निपोरने तक की इनके दृश्य सामने निकालिएगा तो ऐसे ऐसे बयान निकलेंगे सभी दलों के नेताओं के, फिर ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। तो इस मामले में सारे सभी हमाम में सभी वैसे ही है, तो छोड़ दीजिए उसको। मैं वहां आ रही हूँ। अब क्या जिसको आजाद समाज पार्टी ने रिजेक्ट किया, जिसको बीएसपी ने दोबारा रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस से वो आए, कांग्रेस में भी वो वर्चस्व उन्हें नहीं मिला। बीएसपी को जनता रिजेक्ट कर रही है। बीएसपी तो आज की डेट में जो बैटिंग कर रही है, वो तो मंचों पे खड़े होकर के भाजपा की वाहवाही कर रही है। जरा मायावती जी खुद बता दें कि उन्होंने पिछले 10 साल में बहुजन समाज के लिए कितनी आवाज उठा दी, कितने आंदोलन कर दिए, बताइए ना। 69,000 शिक्षक भर्ती, चलिए छोड़ दीजिए सारी बातें, 69,000 शिक्षक भर्ती तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना आज प्रदेश के सामने। मायावती जी कहां स्टैंड करती है? ठीक है, ये सवाल भी लेकर जाऊंगी। आइए, बहुत देर से कांग्रेस के हमारे मेहमान वेट कर रहे हैं। उपाध्याय जी, आई एम सॉरी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैटर है और उसको लेकर कांग्रेस को लेकर ये भी जो सवाल उठ रहे हैं सर, ये आप गठबंधन में हैं और आप ही के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। अभी तक तो ये खबरें आ रही थी कि खड़गे जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि ये आ गए तो हम खत्म हो जाएंगे, जो उन्होंने कहा। और उसके बाद तो अब आपके जो खुद के पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता थे वो भी चले गए, और ये वजह देकर जा रहे हैं कि आप लोगों ने उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो कद नहीं दिया, जिसका जो उनका वर्चस्व है वो वर्चस्व उन्हें मिला नहीं, और आप ही के गठबंधन वाले दल उनको लेकर चले गए। आप रोक ही नहीं पाए, ना वो रुके। देखिए अलवी जी, पारुल जी, जी सर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कद्दावर नेता है प्रदेश के, और
बीएसपी के बाद वो कांग्रेस में आए। कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाया। जहां उनका महत्व था, हमेशा महत्व मिलता रहा, लेकिन अपना अपना विचारधारा है, कब किस पार्टी में कौन जाता है। समाजवादी पार्टी से भी कई नेता कांग्रेस में आए और कांग्रेस से भी ये गए हैं, तो अपना विचार होगा, वो कुछ और अच्छा सोचते होंगे, लेकिन उनके कद के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको महत्व दिया है। ठीक है, नेता लोग राजनीतिक एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाते हैं, में जाते हैं, उसी श्रृंखला में ये भी गए होंगे अपने अच्छा सोचकर। लेकिन आप जो कह रही हैं जनाधार की बात, तो मान लीजिए नसीमुद्दीन कांग्रेस पार्टी में आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ तो हुआ नहीं वोट बैंक का। आप देखिए विधानसभा में क्या स्थिति हम लोगों की रही, और चाहे वो जिस वजह से रही हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से, चाहे जो है हिंदू मुस्लिम करने की वजह से, लेकिन रही। और भारतीय जनता पार्टी है तो हमेशा चलाएगी। देखिए हमारा वोट बैंक हमारी नीतियों पर आधारित है। आपके यहाँ खाली कारतूस थे, लेकिन वहां तो सपा कह रही है हमारे AK-47 है। नहीं, देखिए कोई कारतूस नहीं होता है, कोई बुझा हुआ कारतूस होता है। हमारे यहाँ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी पार्टी की नीतियां गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति जो है, वही हमारा आधार है 2027 के चुनाव का। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनाई है वर्तमान सरकार ने, आपको नहीं लगता कांग्रेस को चिंतनात्मक मंथन करने की आवश्यकता है कि अगर बड़ा नाम आपकी पार्टी में आ रहा है तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है? ये तो पहले जो पुराने थे वो चले जा रहे हैं, नए भी आ रहे हैं तो वो रुक नहीं रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं देखिए, या उन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा आप कांग्रेस में उत्तर प्रदेश? नहीं, ठीक है, हमारे नेता राहुल जी तो कहते ही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और उनकी संवैधानिक संस्थाओं से डर लगता हो, जो ज्यादा लाभ के चक्कर में हो। आप बताइए, सिंधिया जी गए तो ऐसे लोग जाते क्यों हैं आप अपनी पार्टी में? बीएसपी से वो गए, उन्होंने बीएसपी के साथ वो ऑडियो क्लिप वायरल कर दी, आपके पास आए, आपको मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी आए और हम उसको रख लेंगे? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पहले आपने कहा कि वो हमारे पास आए, हमारी पार्टी में तो कोई अंतर नहीं आया, बहुत बड़ा कोई वोट बैंक नहीं दिलवा पाए। अब ये कह रहे हैं आपकी राहुल गांधी ने कहा जिसको जैसा चाहिए वैसा चले जाइए, लालच है, ये है, लोभ है, जो भी है। तो आप ऐसे कहा लोगों को लाते कि अपनी पार्टी में जिनको ना रखने में आपको दिलचस्पी होती है ना उनके जाने में दिलचस्पी होती है? नहीं पारुल जी, अगर कोई आता है तो भाई वो कद्दावर नेता थे, वो तो बाद में पता चलता है कि इसका क्या स्वार्थ है। ठीक है, राहुल जी ने क्या गलत किया? जो लीडर हो, जो डरे वो कोई मैजिक नहीं कर पाए, लेकिन ओके, बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी मैं ले लेती हूँ, एक लाइन में अपनी बात रखिएगा। विवेक जी, वो कह रहे हैं बहुत मैजिक तो नहीं कर पाए, आपको क्यों लगता है कि वो मैजिकल स्टिक साथ में लेकर चलते हैं? नहीं देखिए, कांग्रेस नसीमुद्दीन जी से क्या लाभ ले पाई, क्या लाभ नहीं ले पाई। नसीमुद्दीन जी ने क्या कार्य किए, क्यों नहीं किए, जबकि वो जमीनी नेता हैं। और नसीमुद्दीन जी ने स्वयं इसका बयान भी जारी किया था कि कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी। तो मुझे लगता है कि इस पर विशेष रूप से टिप्पणी करने से बेहतर है कि हम आज ये देख रहे हैं कि नसीमुद्दीन जी सभा में आने के बाद जो चीज चाहिए थी वो आपसे भी चाहिए होगी, वही एक लालच लोभ, जो वो कह रहे हैं कि राहुल जी ने कहा जैसे लालच लोभ है या जिसे कुछ ज्यादा महत्वाकांक्षा है वो जा सकते हैं, तो यही कुछ लग रहा है उन्हें कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा है आपसे? नहीं देखिए, नसीमुद्दीन जी के बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मैं जमीन पे काम करने वाला नेता हूँ और मैं उस तरह से काम कर नहीं पा रहा था। और समाजवादी पार्टी हमेशा जमीनी स्तर पे काम करने के लिए एक बहुत छोटी टिप्पणी दीपक जी, देन आई विल गो। दीपक जी, चर्चा से ही निकल के आती है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जमीनी कार्यकर्ता है, इसका मतलब कांग्रेस में उन्होंने पर काम नहीं किया। और कांग्रेस कह रही है कि कोई वो संतुष्ट नहीं थे या जो भी अपेक्षाएं मगर सवाल सबसे बड़ा अब ये भी खड़ा होता है कि जो आज हम लोग महागठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन में अंदर ही कटाई चल रही है। एनीवे, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नई स्कीम है, लेकिन ये नई स्कीम कितना काम करेगी तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन जैसे कि ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि ये फुस्सी कारतूस हैं या खाली कारतूस हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को वो बड़ी बंदूक लग रहे हैं तो कितना कमाल कर पाएंगे। और जो समाजवादी पार्टी पहले इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाती थी, अब वो कह रहे हैं हमारे बड़े पिलर हैं। साहब, बदलाव परिवर्तन तो यहाँ दिख रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।